स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी विज्ञान की क्लास में। और जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं। अब ये प्रकार कई तरह के हो सकते हैं, एप्लीकेशन के भी आधार पर और आकार एवं कार्य के भी आधार पर। तो बस आज यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि बच्चों अभी तक आप सबने पढ़ा कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ। देखिए बच्चों, कंप्यूटर की खोज मानव जाति के विकास के क्रम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहाँ हमने शुरुआत करी आग की खोज से, पहियों के विकास से होते होते हम धीरे धीरे पहुँच गए कंप्यूटर तक। और ये हमारे लिए एक इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि आज हम हर काम में, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या हर एक क्षेत्र में अनुसंधान हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है मानव जाति का जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना दिखाई दे। कंप्यूटर के हर पार्ट का, यानी कि हर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जिसके बारे में अभी आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो उसके किसी न किसी भाग का किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान ज़रूर दिखाई देता है। तो यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो बिना कंप्यूटर के आज की मानव जाति में हम बोले तो हमारा जीवन असंभव सा प्रतीत होता है। और जहाँ कंप्यूटर की युग की शुरुआत हुई थी, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर से जो पूरे कमरे में आ जाते थे, आज वो विकसित होते होते विभिन्न पीढ़ियों से गुजरता हुआ, विभिन्न कड़ियों से गुजरता हुआ हमारे हाथ में आ चुका है एक स्मार्टफोन के रूप में। तो ये विकास ही है जो होता जा रहा है और लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज आप पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न विभिन्न कौन से प्रकार आए और आज हम कहाँ तक कैसे पहुँचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से, जो कि है एप्लीकेशन के आधार पर। अब एप्लीकेशन के आधार पे इसको तीन तरह बांटा गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब आप सोच रहे होंगे कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये नाम सुनने में आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे, आपने पहली बार सुने होंगे और आप सोचेंगे होता क्या है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज आप बिल्कुल समझ के जाने वाले हैं और आपके लिए अब ये शब्द अनभिज्ञ नहीं रह जाएंगे। तो हम पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जिसे समझ लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप इसको देखने में देख रहे होंगे, ये काफ़ी एक बड़ी संरचना दिखाई दे रही है। जब शुरुआत हुई कंप्यूटर की, तो उसमें हर चीज़ देखने में आकार काफ़ी बड़े होते थे कंप्यूटर्स के। हर उसमें जितनी भी डिवाइसेस लगती थी काफ़ी बड़े आकार की होती थी। तो इसके द्वारा भौतिक मात्राओं, अब भौतिक मात्राएं कौन सी होती हैं जिनको कि हम नाप सकते हैं, जैसे ताप, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि। इस तरह से बहुत सी आपकी, जैसे आप नाप सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इस तरह की जितनी भी भौतिक मात्राएं हैं इनको मापते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर से। फिर है विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि के क्षेत्र में इनका प्रयोग करा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इन्हीं क्षेत्रों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, हर क्षेत्र में हम क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए जैसा कि हम बात फिर से वहीं पहुंचेंगे, भौतिक मात्राओं, क्योंकि इस कंप्यूटर की विशेषता है कि इसके द्वारा हम भौतिक मात्राओं को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और इसके अलावा जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे आप पेट्रोल पंप पे गए और वहाँ आपने पेट्रोल डलवाया। अब क्या होता है, जब पेट्रोल डाला जाता है तो पेट्रोल कितना डाला गया, कितना उसका प्राइस यानी कितना उसका रेट होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है इसी के आधार पर, क्योंकि ये डाले गए पेट्रोल की मात्रा को माप लेता है और उसके आधार पे जो भी उसका रेट निकल कर आता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेता है, और गणना करने के बाद सामने वाले को पता चल जाता है, व्यक्ति को, कि हमें कितना पैसा देना है। तो इस तरह से जहाँ पे भौतिक मात्राओं की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे कि आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, घड़ी आदि। तो ये वो आपके इसके उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग मात्राओं को माप सकते हैं और उनके आधार पर गणना कर सकते हैं। तो बच्चों एनालॉग कंप्यूटर का आप यूज़ समझ चुके हैं। अब इस कंप्यूटर की खासियत है कि इसकी स्पीड थोड़ा सा कम होती है, और ये लेकिन इसकी एक्यूरेसी यानी कि मात्राओं को बहुत सही मात्रा ये गणना करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे प्रकार की तरफ, जो है डिजिटल। अब डिजिटल, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा,
इस तरह के कंप्यूटर आपने अक्सर कैफ़े में या आप कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल्स में रखे रहते हैं या रिसेप्शन पे आप कहीं जाते हैं, आपको इस तरह के कंप्यूटर लगे हुए दिख जाते हैं। इसमें क्या होता है, डिजिटल, डिजिटल जो शब्द बना है डिजिट से, और डिजिट का अर्थ होता है अंक। अब जैसा कि इसके शब्द शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो डिजिटल यानी कि डिजिट, तो जिसके शब्द का ही मतलब क्या है, अंक, यानी इससे हम किस तरह की गणना करेंगे, आंकिक गणना, अंकों की गणना। तो जैसा एनालॉग में हमने पढ़ा कि मात्राओं से संबंधित गणनाएं होती हैं, इसमें आंकिक गणनाएं होती हैं, और इस कंप्यूटर के द्वारा नंबर अर्थात अंकों की गणना की जाती है। यह द्विधारी यानी बाइनरी, ठीक है, इसमें किस तरह के अंक हम यूज़ करते हैं, बाइनरी अंकों का ही उपयोग करते हैं। यानी हम एक लाइन में बोले तो ये मशीनी भाषा को ही समझता है, यानी इस कंप्यूटर में जो भी गणनाएं होंगी वो बाइनरी अंकों में होंगी, और उस मशीनी लैंग्वेज, उस मशीनी भाषा में ही ये निर्देशों को लेता है और उसी में फिर ये परिणाम को भी प्रदर्शित करता है। अब तो ये तो हो गए डिजिटल कंप्यूटर, इसकी जो स्पीड होती है वो एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो अब हम हाइब्रिड कंप्यूटर की जब बात करेंगे तो ये दोनों ही कंप्यूटर का मिक्स यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे यह एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये भौतिक मात्राओं को भी माप सकते हैं और अंकों की गणना भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सचर, या बोल से दोनों को ही, मतलब दोनों ही चीज़ों के गुण जब किसी चीज़ में उपस्थित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो जैसा आपने एनालॉग में पढ़ा और डिजिटल में पढ़ा, एनालॉग होता है मात्राओं के लिए, डिजिटल होता है अंकों के लिए। तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, यानी जिसमें दोनों के गुण हों, यानी कि ये मात्रिक गणनाएं भी कर सकता है और आंकिक गणनाएं भी कर सकता है। तो इसको हम जैसे कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जब किसी पेशेंट की हार्ट बीट यानी कि उसकी धड़कनों की जब हमें गणना करनी होती है, उसकी हार्ट बीट को मेज़रमेंट करना होता है, तो वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों भी आपने तीनों तरह के कंप्यूटर पढ़े। अब इन तीनों तरह के कंप्यूटर में अंतर क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो मात्राओं से संबंधित होता है, यानी मात्रिक गणनाएं करता है। फिर है डिजिटल कंप्यूटर जो कि बाइनरी अंकों का ही उपयोग करता है, यानी इसके द्वारा हम आंकिक गणनाएं कर सकते हैं। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो तो दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसमें दोनों के गुण होते हैं, यानी ये एनालॉग की तरह मात्रिक गणनाएं भी कर सकता है और डिजिटल की तरह आंकिक गणनाएं भी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इसका उपयोग हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अब एनालॉग को तो हम एक ही तरह से कर सकते हैं और डिजिटल को भी हम एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड में ये अच्छा होता है कि दोनों ही तरह की गणनाएं हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि हमको किसी एक के ही गुण इसमें नहीं मिलते, दोनों के गुण हमें इसमें मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार, आकार एवं कार्य के आधार पर। अभी तो आपने एप्लीकेशंस देखी, अब इसके आकार यानी कि कंप्यूटर छोटा है बड़ा है, कितना बड़ा है उसका साइज यानी उसका आकार, और वो कार्य की गति क्या है, यानी आकार और कार्य दोनों के आधार पर फिर कंप्यूटर को बांटा गया। और ये कितने भागों में बांटा गया चलिए देख लेते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि माइक्रो इसके नाम से ही दिख रहा है, छोटा। माइक्रो यानी कि आकार में जो छोटे हों और साथ ही एवं कम गति से कार्य करते हैं, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इनकी गति तो कम है लेकिन इनका आकार बहुत छोटा है। अब आकार कोई चीज़ छोटी है तो क्या होता है, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये बड़ा सा सूटकेस लेके जाओ तो आपको बड़ी परेशानी होगी उठाने में, और मैंने एक छोटा सा दे दिया तो आप तो आसानी से उठा के उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कोई चीज़ छोटी होती है तो हमारे लिए उठाना उसको आसान होता है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो क्या होता है, हमारे लिए उसको उठाना या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कठिनाई होती है। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बहुत अच्छे कंप्यूटर हैं। इनको कोई भी एक व्यक्ति आराम से अपने यूज़ के लिए कर सकता है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इसको पर्सनल कंप्यूटर क्यों नाम दिया गया, जिससे हम पीसी बोलते हैं। पी मतलब पर्सनल और सी मतलब कंप्यूटर। तो इसलिए पीसी का फुल फॉर्म होता है
पर्सनल कंप्यूटर। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं सामने, ये है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर, देख सकते हैं आप। अब आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें कि CPU भी सामने नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इसमें CPU नहीं है, सिर्फ ये देखने में एक जैसे आपकी किताबें होती है बिल्कुल खुली किताब की जैसा ये दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा है, इसमें कुछ CPU भी नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, साथ में कीबोर्ड भी नहीं है, क्योंकि इसका कीबोर्ड देखिए यहीं पर ये इसमें इनबिल्ट है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ है। CPU भी इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, यानी कि इसके अंदर ही एक चिप पर लगाया गया होता है। तो इसको अलग से किसी भी CPU बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से किसी कीबोर्ड की ज़रूरत है। तो ये अपने आप में ही पूरा एक संपूर्ण कंप्यूटर है जिसे कि हम कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने सूटकेस में, अपने बैग में भी इसको हम रख सकते हैं। तो देखने में आपको दिख रहा होगा कि कितना ये छोटा सा और कितना आसान है इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फिर दूसरा है, आप इसकी बात देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें जो वर्किंग होती है वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, छोटा सा प्रोसेसर होता है, एक CPU, एक मॉनिटर, कीबोर्ड एवं एक माउस लगा होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा CPU नहीं होते, एक ही CPU होता है, एक ही मॉनिटर होता है, एक ही कीबोर्ड होता है और एक ही माउस लगा होता है। इसमें माउस नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें स्लॉट होता है, आप चाहें तो अलग से माउस इसमें लगा के उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हम कीबोर्ड और माउस कोई भी हम एक चीज़ से हम यूज़ करके कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी, जैसे कि इसको भी आप नाम से देख सकते हैं, ये भी छोटा है पर ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और उससे अधिक क्षमता का होता है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक तेज़ी से कार्य करता है। देखिए बच्चों, इसमें अच्छा तो था, ये आकार में छोटा था, लेकिन इसकी स्पीड कम थी, कार्य करने की गति कम थी। तो इसमें क्या इससे फ़ायदा हुआ मिनी कंप्यूटर में, ये उससे आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन इनकी कार्य करने की क्षमता उससे ज़्यादा होती है, स्पीड अच्छी होती है उससे। संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। संग्रहण यानी कि जो भी हमने कार्य किया उसको स्टोर करने की क्षमता भी इनमें माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। चलिए इसका हम पिक्चर देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें ये बच्चों आपको दिख रहा है संरचना, ये टीवी जैसी, ये है मिनी कंप्यूटर। अब आप देख पा रहे होंगे, आप खुद बच्चों देखिए, तुलना करके देख सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के अगर हम आकार में तुलना करें तो ये साइज़ में इससे बड़ा है और ये आकार में छोटा है। लेकिन अंतर केवल आकार में ही नहीं है, इसकी संग्रहण क्षमता और साथ ही इसकी कार्य करने की गति ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक है। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे और इसके तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेन फ्रेम, ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ आपको काफ़ी सारी डिवाइसेस दिख रहे होंगे, लग रहा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें होता क्या है, ये आकार में और ज़्यादा बड़े होते हैं। आकार में माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से ये बड़ा होता है, वो तो आपको दिख ही रहा है सामने से। अति उच्च संग्रह क्षमता वाले और बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। ये आपको दिख रहा है काफ़ी सारे कंप्यूटर है, पूरा दिख रहा है आपको, इतना ज़्यादा सारा रखा, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, या हम बोले बहुत मुश्किल है। इनका प्रयोग बैंक की बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों में होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको एक जगह सेटल कर दिया जाता है, तो उनको हटाना, इधर उधर करना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। और लेकिन इनकी संग्रहण क्षमता, इनकी कार्य करने की क्षमता, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इनका प्रयोग जो होता है वो सरकारी विभागों में या बड़ी बड़ी बैंक की कंपनियों में, जहाँ पे गणना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब काम ज़्यादा और हमारे पास हमें उसे कम समय में करना होता है, और प्लस हमें संग्रह क्षमता भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को संग्रहित कर सके। फिर है सुपर कंप्यूटर। अब जिसके नाम में ही सुपर, तो सुपर का मतलब क्या, यानी कि जो बहुत बड़ा हो, ठीक, तो और जिसकी शक्ति ज़्यादा हो। जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी हुई, कार्टून, सुपरमैन और ये सब देखा है ना, तो क्या होता है सुपरमैन, उसमें पावर होती है, ताकत होती है ना, बस वही समझिए, ये है हमारा सुपर कंप्यूटर, जैसे होता है सुपरमैन। तो सुपर कंप्यूटर के पास है बहुत सारी पावर्स। तो पहले तो ये सबसे पहले है आकार में बहुत बड़ा, फिर है तेज गति से कार्य करता है और अत्यधिक संग्रहण क्षमता होती है, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर है ना,
तो इसलिए इसकी संग्रहण क्षमता भी ज़्यादा है और इसकी गति भी बहुत ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर में अनेक सीपीयू होते हैं। अब यही वो वजह है जिसके कारण इसकी क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दिए गए अन्य कंप्यूटर से तेज़ गति से कार्य को करते हैं। क्योंकि जब सोचिए एक सीपीयू है तो कंप्यूटर इतना कार्य कर रहा है, जब बहुत सारे सीपीयू होंगे तो क्या होगा, काम मिनटों में होता है। यानी इसको जब हम कोई भी निर्देश देते हैं, ये कई सारे निर्देशों को 1 सेकंड भी नहीं लगता और ये तुरंत उसको कैलकुलेट करके देता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए, परम 1000 है। यानी कि परम 1 लिख के आपको 3 जीरो बनाने हैं, 1000 है। तो इसका नाम बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपने देखा इतने सारे कंप्यूटर, ये इतना जब शक्तिशाली है तो इसका उपयोग हम करते हैं अंतरिक्ष की गणनाओं में और इसके अलावा विभिन्न अनुसंधानों में, जैसे परमाणु अनुसंधान हुआ और भी जितने भी अलग अलग क्षेत्रों के अनुसंधान हो रहे हैं, चिकित्सीय अनुसंधान है और आपका अंतरिक्ष के जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब अलग अलग विभिन्न जो बड़े बड़े जहाँ अनुसंधान के कार्य हो रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी गणनाओं की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ऐसे ही आपको मौसम संबंधी जो अनुसंधान है, यानी जितने भी आपके ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ी जितनी भी आपकी जानकारियाँ आपको मिलती है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गणनाओं को पलक झपकते कर देता है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो चलिए एक बार इसको हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जाना एप्लीकेशन के आधार पे, तो चलिए बताइए ज़रा आप मेरे साथ साथ एक बार। तो पहला था एनालॉग कंप्यूटर, फिर हमने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि एनालॉग में आपने पढ़ा कि ये मात्रिक गणनाओं को करता है, यानी कि हम मात्रा, जैसे मैंने आपको पेट्रोल का उदाहरण दिया था, इसी तरह से थर्मामीटर, जैसे कि अगर आपके शरीर का टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ता है और आप थर्मामीटर जब लगाते हैं तो क्या होता है, ताप के अनुसार थर्मामीटर का पारा बढ़ता है, तो उसने आपके शरीर की ताप की मात्रा को उसमें गणना करके दिखाया कि इस समय आपके शरीर का ताप कितना है। इसी तरह से पेट्रोल का मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जितनी भी जहाँ मात्रिक गणना होती है, समझ में आया बच्चों, जैसे किसी चीज़ की लंबाई है तो कितनी है, तो उसकी जो मात्रा होती है उसकी गणना हुई एनालॉग कंप्यूटर से। फिर बात हुई थी डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिजिट मीन्स क्या होता है, नंबर्स। तो डिजिटल में मैंने बोला था आंकिक गणनाएं होती हैं, लेकिन ये मशीनी भाषा कोई समझता है। आंकिक गणनाएं तो होती हैं, लेकिन वो मशीनी भाषा यानी कि केवल बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। तो मशीनी भाषा कोई समझता है, बाइनरी अंकों में ही गणनाओं को करता है और उसी में दिए गए निर्देश को वो परिणाम भी उसी लैंग्वेज में देता है। फिर बात आई थी हाइब्रिड की। हाइब्रिड का मतलब ही होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं संकर। हाइब्रिड यानी कि जहाँ दो चीज़ों का मिक्सचर यानी कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से जैसे आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि एक लंबा पेड़ एक छोटा पेड़, अब क्या होता है, लंबा था उसमें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, जो छोटा था उसकी उत्पादक यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा फसल लगती थी। हमको तो दोनों के गुण चाहिए थे, तो क्या करते थे, दोनों को मिला के एक नया पौधा बनाते थे, जिसको नाम देते थे संकर यानी कि हाइब्रिड। तो क्या होता था, उसमें दोनों के गुण होते थे। क्या होता था, उसकी लंबाई जो थी बीच की है, और क्या होता था उसमें, वो पौधा इसकी लंबा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, वो दोनों में से किसी का भी एक गुण ले सकता था। उसके अलावा जैसे इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, उसने वो भी ले लिया। यहाँ फसल उत्पादन की क्षमता ज़्यादा थी, उसने वो भी ले लिया। तो अब जो नया हमको हाइब्रिड यानी संकर पौधा प्राप्त हुआ, उसमें उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी थी और साथ ही रोग प्रतिरोधक भी क्षमता बहुत अच्छी थी। तो दोनों के गुण उसमें आ गए। तो ये तो आज आपने बायो का भी कुछ नया चीज़ आपने सीख लिया। अब यही सेम चीज़ होती है बच्चों कंप्यूटर में ही। आपको ये विज्ञान है, आपको एक जगह के ज्ञान को उसको दूसरी जगह को भी समझना है, उसी से कोरिलेट करते हुए। तो जो चीज़ आपने पौधे में समझी बच्चों, वही होता है कंप्यूटर में। ये कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, बहुत आराम से आपको समझना है। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड यानी संकर जिसमें दोनों के गुण हों। तो ये दोनों गुण लेके आया, यानी एनालॉग से मात्रिक गणना भी कर सकता था और डिजिटल में जैसे आंकिक गणना करते थे तो ये आंकिक गणनाओं को भी कर सकता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की धड़कन,
जब हार्ट बीट होती है उसको मापने का कार्य। तो धड़कनें कितनी हो रही हैं ये तो है मात्रा, उसको लेकिन जो गणना होती है वो बाइनरी में करता है, यानी कि उसकी आंक की गणना करता है। तो यहाँ पे उसने दोनों ही गुणों का उपयोग किया, तो इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फिर दूसरा आपने पढ़ा आकार एवं कार्य के आधार पर। जैसा कि इसमें आपने पहले पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसा कि बच्चों देख सकते हैं, ये आपके सामने है एक माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम पीसी भी कहते हैं। ये देखिए खुल के आया, ये है हमारा पर्सनल कंप्यूटर का मॉडल। जैसा आप देख सकते हैं सामने ये क्या दिखाई दे रही है, ये है पूरी स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं। ये आपको दिख रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए, इन्हें हम कहते हैं कीपैड। और ये जो है कीबोर्ड इसमें लगा हुआ आपको, और इसके अलावा इसमें आपका यहाँ जो स्लॉट दिख रहा है, इसमें हम उंगलियों के द्वारा, इसमें माउस का कार्य हम यहीं से अपनी उंगलियों से कर सकते हैं। और उंगलियों के द्वारा जब हम फिराएंगे तो यहाँ पर एरो जैसा स्क्रीन पे इधर उधर घूमता है। तो इस तरह से बच्चों ये माइक्रो कंप्यूटर है। आप देख सकते हैं कितना ये छोटा सा, जिसे हम देखिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपने अभी मेरे साथ माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पीसी का एक बहुत ही अच्छा आपने मॉडल देखा, आप भी इस तरह से बना के कर सकते हैं। तो हमने आकार एवं कार्य के आधार पे भी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना। तो मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर। तो जल्दी लिए अब आपको मेरे साथ बताना है, पढ़ते जाइए क्वेश्चंस और मेरे साथ बताते जाइए। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, 3 प्रकार का होता है। मिनी कंप्यूटर किससे तेज कार्य करता है? बिल्कुल सही, माइक्रो कंप्यूटर से। आपको भी लिखते जाना है बिल्कुल मेरे साथ साथ। कौन से कंप्यूटर भौतिक राशियों के मापन के आधार पर कार्य करते हैं? बिल्कुल सही, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है। एनालॉग, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो भौतिक राशियों के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। फिर है सबसे बड़े आकार के, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बिल्कुल सही, ये होता है हाइब्रिड, जैसा कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर है किसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं? ये हम कहते हैं माइक्रो को, मैंने आपको बताया था पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। फिर है किस कंप्यूटर में बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा डिजिटल। आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझना है और सारे आंसर्स को नोट भी करते जाना है मेरे साथ साथ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 1000, मैंने आपको बोला था कि इसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों इस तरह से आपको गृह कार्य को अपनी पाठ्यपुस्तक से संबंधित करते हुए पढ़ना है, और हम अपने मिलते हैं अगले भाग में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए। तब तक के लिए बच्चों गुड लक, थैंक यू।